Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Let's start the chapter. Women's struggle for political rights. Women constitute almost half of India's total population, but do they participate equally? Can any democracy succeed without the participation of half of the population women? देखिए, जो हमारे हमारी कंट्री है, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कम से कम ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है आपका विमेंस का है। और विमेंस लेकिन किसी मीन्स यहाँ पर क्या है, जो पार्टिसिपेशन रहता है विमेंस का वो इक्वली नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या मीन्स अगर अगर आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए तो क्या अगर विमेंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो डेमोक्रेसी जो है वो सक्सीड हो पाएगी? ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। In most democratic countries of the world, women had to struggle for many years to gain their political rights. Women played a key role in India's independence movement and consistently sought their rights. They repeatedly demanded their voting rights, even joining the international universal suffrage movement. Kumudini Mishra was invited as India's women's representatives at the International Women's Suffrage Congress held in Budapest in 1913. देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में बाकी सारी जो पूरे पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी उनमें विमेन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था अपने पॉलिटिकल राइट्स को गेन करने के लिए। और इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे विमेन्स ने भी बहुत ज़्यादा की रोल प्ले किया है मूवमेंट में और कॉन्स्टेंटली अपने राइट्स के लिए उन्होंने मांग की है। उन्होंने कम्प्लीटली वो क्या करते थे, हमेशा रिपीटेडली मीन्स यहाँ पर हर थोड़े थोड़े देर में, हर कुछ टाइम बाद अपने वोटिंग राइट्स का डिमांड करते थे। और साथ में उन्होंने इंटरनेशनल यूनिवर्सल सफरेज मूवमेंट भी ज्वाइन किया था। कुमुदनी मिश्रा जो थी वो इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, वीमेंस रिप्रेजेंटेटिव थी वो इंटरनेशनल वीमेंस सफरेज में, जो कि बुडापेस्ट में हुआ था 1913 में। Women also voiced their demands during the discussions on political reforms in 1917, stating that uh, they there be given educational and health benefits. The Madras Assembly granted women their voting rights for the first time in 1921. The Act of 1935 reserved seats for women in the assembly, but it was only after the Constitution of India came into effect that every adult woman in the country finally got the right to cast her vote. ठीक है, विमेन्स क्या कर रही थी यहाँ पर अपने डिमांड्स के लिए वॉइस उठा रही थी, डिस्कशंस कर रही थी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में 1917 में। साथ में उनको वो ये भी डिमांड कर रही थी कि उनको एजुकेशनल राइट्स और साथ में हेल्थ बेनिफिट्स भी इक्वली मिलना चाहिए। मद्रास असेंबली में 1921 में पहली बार विमेन्स को उनके वोटिंग राइट्स दिए गए। 1935 में जो एक्ट आया उसके तहत वुमेन्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड की गई असेंबली में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में, ठीक है, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आया और अफेक्ट में आया, उसके बाद ही सभी अडल्ट विमेन्स को वो राइट टू वोट का अधिकार जो है वो फाइनली मिला। After independence, as women's organizations became stronger, they went beyond their demands for rights in their everyday lives, such as education, jobs, personal safety, and abolition of dowry, inheritance of property, etc. They now begin demanding greater participation in political organizations as well. इंडिपेंडेंस के बाद में वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और वो उनके जो डिमांड्स थे वो और बढ़ने लगे। जैसे कि यहाँ पर उनकी जो डिमांड्स थे वो एवरीडे लाइफ से रिलेटेड थे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जॉब हो गए, पर्सनल सेफ्टी, अबॉलिशन ऑफ डाउरी, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये सभी उनके डिमांड्स जो है वो बढ़े और फिर उन्होंने उनको ये जो डिमांड्स थे वो उनको मिले। अब यहाँ पर वो और भी ज़्यादा अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में और ज़्यादा पार्टिसिपेशन की मांग कर रहे हैं। The law granting equal rights to boys and girls in their father's property was passed in 1956. It took a sustained struggle to get the law passed. It was urged by its opponents that such a law that would create rifts in the family, while its supporters
saw it as step forward in upholding the democratic values of justice and equality. The 1956 law had several shortcomings that were subsequently addressed and rectified in a more robust version of the law passed in 2005. देखिए, जो लॉ था वो इक्वल राइट्स प्रोवाइड कर रहा था गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अपने फादर्स की प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये जो लॉज था वो आपका 1956 में पास हुआ था, और ये लॉ को पास करवाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। और ये आर्ग्यू था, अपोनेंट्स की आर्ग्यू थी कि ऐसा लॉ जो है वो फैमिली के बीच में दरार लाएगा। और साथ में उनके जो सपोर्टर्स थे लॉ के जो 100 के जो सपोर्टर्स थे वो इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्या कर रहे थे, अपहोल्ड कर रहे थे। जस्टिस मीन्स यहाँ पर जस्टिस और इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी को यहाँ पर अपहोल्ड करने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी। 1956 में जब ये लॉ आया और सेवरल शॉर्टकमिंग्स वहाँ पर मीन्स जब 1956 में ये लॉ जो हुआ पास हुआ, और मीन्स यहाँ पर लोगों को कम्प्लीटली सब्सिक्वेंटली एड्रेस किया जा रहा था, और साथ में ज़्यादा रॉबस्ट वर्जन में मीन्स इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके 2005 में ये लॉ को फिर से मॉडिफाई किया गया और लॉ 2005 में फिर से पास हुआ। Women believe that if they get due representation in political organization, they will be able to mobilize public opinion and get laws passed on issues linked to their daily lives. They believe it will help them to take personal and political decisions more easily. ठीक है, विमेंस का मानना है कि अगर उनको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा तो वो अपने पब्लिक ओपिनियन को ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगी। साथ में अगर लॉज भी इसके लिए पास हो जाएंगे तो उनके डेली लाइफ से भी बहुत ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये उनका मानना ये है कि ये उनके पॉलिटिकल और पर्सनल डिसीजंस को भी आसानी से करने में हेल्प करेगा। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।